नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम है तनिषा रावत और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ सवालों के बारे में। सवाल जो कि आपके और मेरे हैं, सवाल जो कि उत्तराखंड समुदाय के हैं, सवाल जो आज के उत्तराखंड के मुद्दों के ऊपर है। जी हाँ, ये सवाल है 5th शेड्यूल के। और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए और हमारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ है निशांत रौथानी जी, जो कि उत्तराखंड एकता मंच के राष्ट्रीय प्रचारक हैं। नमस्कार सर। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि उत्तराखंड में जहां पर ऑलरेडी इतने मुद्दे चल रहे हैं, आपके दिमाग में कैसे आया कि हम 5th शेड्यूल का एक मुद्दा उठा सकते हैं? जी। असल में हम काफ़ी समय से इस सवालों का जवाब ढूँढ रहे थे कि उत्तराखंड में बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। जैसे कुछ लोग जंगलों पे अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग रोज़गार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ लोग इसलिए कॉलेजों में आंदोलन कर रहे हैं कि उनको कॉलेजों में एडमिशन मिले। तो अलग-अलग मुद्दे उठ रहे थे और अगर हम देखा जाए तो पूरे पहाड़ों में लगभग 150 से ज़्यादा मुद्दे उठ रहे थे। तो हमने कहा कि ऐसा क्या एक मुद्दा हो जो सभी का समाधान निकालता हो। फिर हमने पूरे हिमालय के राज्यों की स्टडी करना शुरू करा क्योंकि एक बात कन्फर्म थी कि देश के जितना पलायन उत्तराखंड में के पर्वतीय क्षेत्र में हुआ, ऐसा पलायन आपको कश्मीर में नहीं दिखा, लद्दाख में नहीं दिखा, सिक्किम में नहीं दिखा, मणिपुर में नहीं दिखा। तो ऐसा क्या हुआ कि जो सारे हिमालय राज्य हैं उनमें पलायन नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड में पलायन है। ऐसे क्या कारण था? फिर हमें लगा कि ऐसा क्या उन राज्यों के पास है, बाकी 11 पहाड़ी राज्यों के पास है जो हमारे पास नहीं है। तो समझ में आया कि उन पहाड़ी राज्यों में पलायन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको ट्राइब स्टेटस मिला हुआ था। फिर हमारी जो सवाल थे उसका जवाब मिला कि उनके पास ट्राइब स्टेटस है, हमें ट्राइब स्टेटस नहीं है। फिर हम ये खोजना शुरू करा कि हमको ट्राइब स्टेटस कैसे मिलेगा और ट्राइबल स्टेटस के बाद जो 5th शेड्यूल मिलता है वो कैसे मिलेगा। उसके बाद जब हम ये समाधान में पहुंचे तो अब हम ये निश्चित है कि जैसे सारे हिमालय राज्यों को ट्राइब स्टेटस से फायदा हुआ है, उन्हें रोजगार के सवाल हल हुए हैं, उनकी भाषा संस्कृति के बचाने के सवाल भले आपके सुरक्षित हुई है, तो उसी तरीके से इवन देश के 10 और राज्य ऐसे हैं जहां पे 5th शेड्यूल लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो देश के लगभग 30 राज्यों में से 22 राज्य ऐसे हैं जहां ट्राइब स्टेटस है या 5th शेड्यूल है। तो जब देश के 30 में से 22 राज्यों में ये है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं है? ये मांग इस बात की है। 5वीं अनुसूची केवल उन क्षेत्रों में लागू होती है जहां पर 50% से अधिक आबादी ट्राइब की हो। तो ऐसे में कई लोगों का कहना ये भी है कि आपको पहले ट्राइब की मांग करनी पड़ेगी, तभी आप जो है 5th शेड्यूल की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में आपका क्या विचार है? आपको ऐसे में क्या कहना है? तनिषा जी, आपने बहुत अच्छा पूछा। ये कई सारे लोगों का हमसे सवाल आया कि भाई आप लोग तो 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, जबकि 5th शेड्यूल तो वहीं लगता है जहाँ पे ट्राइब की जनसंख्या 50% हो, तो आपको तो ट्राइब की मांग करनी चाहिए। आप 5th शेड्यूल की मांग क्यों कर रहे हैं? लेकिन भाई आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है मैं फौजी बनना चाहता हूँ, या मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, या मैं वकील बनना चाहता हूँ। वो ये थोड़ी कहता है कि मैं 10वीं पास करना चाहता हूँ या फिर मैं 12वीं पास करना चाहता हूँ। भाई वकील बनने के लिए आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन होना ही है, या आर्मी में जाने के लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन होना ही है। तो व्यक्ति तो वो बनाएगा ना जो ख्वाब है उसका, जो बनना चाहता है। ये 10वीं पास करना 12वीं पास करना तो प्रक्रिया का हिस्सा है। तो हमारा ख्वाब ये है कि 5th शेड्यूल लागू होना चाहिए। अगर पर्वतीय क्षेत्र के 50% लोगों को ट्राइब स्टेटस मिल गया तो 5th शेड्यूल लागू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे लिए जो मांग है वो 5th शेड्यूल है। क्यों? क्योंकि ट्राइब व्यक्तिगत अगर ट्राइब लग गई, जैसे जौनसार है, जौनसार में ट्राइब लगा हुआ है, लोगों को जौनसार के लोगों को ट्राइब मिला हुआ है, तो उससे उनको व्यक्तिगत फायदा तो है ही। भाई जैसे कि उनको एक तरीके से मूल निवास मिला हुआ है, 1950 मिला हुआ है, ठीक है, उनको एक तरह का भू कानून मिला हुआ है व्यक्तिगत, उनको सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में आरक्षण मिला हुआ है, और भी कुछ लाभ व्यक्तिगत मिलेंगे। लेकिन अगर आपको हिमालय को बचाना है, आपको नदियों को बचाना है, जंगलों को बचाना है, तो आपको पूरे क्षेत्र में कुछ सुरक्षा चाहिए, तो वो 5th शेड्यूल है। तो ऐसा समझिए कि जो ट्राइब है उससे व्यक्तिगत लाभ होता है, लेकिन 5th शेड्यूल से उस पूरे क्षेत्र को लाभ होता है। तो हमारी लड़ाई व्यक्तिगत ना होकर पूरे समुदाय की है, पूरे हिमालय की है, माँ गंगा को बचाने की है, इसलिए हम लोग 5th शेड्यूल मांग रहे हैं। पर अगर हम बात करें कि ट्राइब स्टेटस की, आजादी के 77 साल बाद इतनी बड़ी आबादी को क्या सच में ट्राइब स्टेटस मिलना पॉसिबल है अभी के टाइम पर? हाँ, बिल्कुल संभव है। भाई 1950 में देश के लगभग 250 समुदाय को ट्राइब स्टेटस मिला।
आज के दौर में 754 समुदाय को ट्राइब स्टेटस मिल चुका है, लगभग 3 गुना। तो इसका मतलब बहुत सारे समुदाय जिनको अभी ट्राइब स्टेटस मिला है, और अभी मौजूदा दौर में 250 समुदाय ऐसे हैं जिनकी राज्य सरकार ने उनकी फाइल पास करके केंद्र को भेजी है, जिनको ट्राइब स्टेटस मिलने वाला है। तो बड़ी हैरानी, बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी कि अगले 4-5 साल में लगभग 1000 से ज्यादा समुदाय को ट्राइब स्टेटस मिल सकता है। तो अगर उनको मिल सकता तो हमें भी मिल सकता है। और बात रही, जैसे कई लोग सवाल करते हैं कि भाई इतनी आबादी को कैसा मिल सकता है। भाई कश्मीर में अभी आपके गद्दी ब्राह्मण को जो ट्राइब मिला है, या कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को ट्राइब मिला है, उनकी आबादी लगभग 25 लाख के आसपास है। आपके बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, इवन गुजरात में लगभग 1 करोड़ लोगों के पास ट्राइब स्टेटस है, राजस्थान में लगभग 80 लाख लोगों के पास ट्राइब स्टेटस है, झारखंड में भी लगभग 70-80 लाख लोगों के पास ट्राइब स्टेटस है। कम से कम भारत के ही 10 राज्य ऐसे होंगे जहां पर 50 लाख से ज्यादा लोग ट्राइबल रहते हैं। इवन परसेंटेज के आधार पर भी अगर देखें तो आपका मणिपुर चले जाइए, आप सिक्किम चले जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, बहुत सारे ऐसे राज्य जिनमें 60%, 80% लोगों को ट्राइब स्टेटस मिला हुआ है। तो ये संभव है, उसमें कोई भी दो राय नहीं। इवन आप हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में 43% एरिया में 5th शेड्यूल लागू है। जी, अगर 5th शेड्यूल की हम एक बात करते हैं, एक सवाल यहाँ पर उठता है 5th शेड्यूल का, कि 5th शेड्यूल तो अभी एक सोच है खाली, अभी एक हमने मांग उठाई है छोटी सी, पर इसको मिलने में भी हमको काफी टाइम लग सकता है, हम कह सकते हैं कि काफी साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में कई लोगों का कहना ये भी है कि हमको पहले छोटे छोटे मुद्दों से शुरू करना चाहिए, फिर हमको एक बड़ी उसकी मांग करनी चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे को हमेशा ये मानना है कि रास्ता, मंजिल दूर होना या पास होना मुद्दा नहीं है, मंजिल की तरफ सही दिशा होना ज्यादा जरूरी है। तो 5th शेड्यूल भले ही थोड़ा लंबा रास्ता हो, लेकिन सही रास्ता है। आप क्या चाहते हैं कि हम शॉर्टकट अपना के गलत रास्ता चुन ले? रास्ता सही होना जरूरी है, लंबा हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 5th शेड्यूल एक जरिया है वहां पहुंचने, हो सकता है थोड़ा लंबा है, लेकिन समाधान जरूर मिलेगा, रास्ता सही है, संवैधानिक रूप से है। उत्तराखंड में आप इवन आप देखिए कि 5th शेड्यूल क्या है, आप गूगल देखिए, आप यूट्यूब देखिए, कहीं पे भी आपको आसानी से जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ये जो मांग है हमारी, वो संवैधानिक मांग है। तो संवैधानिक मांग है वो, इसलिए वो जल्दी मिल जाएगी, और हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, पूरे दस्तावेज है, हमारे पूरी स्थितियां, भौगोलिक स्थितियां ऐसी है कि हमें ट्राइब स्टेटस मिल सकता है, 5th शेड्यूल मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में कई लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो उच्च जाति से आते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में अगर हम ज्यादातर देखें तो या तो ब्राह्मण होते हैं या जजमान होते हैं, और इसमें भी कई ऊंची ऊंची जातियां होती है। तो ऐसे में कई लोगों का कहना ये भी है कि क्या आप हमको उच्च तबके से हटा करके जो है वो निचले श्रेणी में डालना चाहते हैं? तो आपका इस बारे में कुछ कहना है? मतलब देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ये जो सवाल है ये अनपढ़ों का सवाल है, ये थोड़ा बुरा लगेगा आपको, हाँ जी, लेकिन ये सत्य है। क्यों? देश के संविधान में ऊंची जाति नाम का कोई शब्द नहीं है। हाँ जी, देश, इवन मैंने देखा कई बार पढ़े, और मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि एक पढ़ा लिखा आदमी, इवन जो अपने को कम्युनिस्ट कहता है, मतलब कम्युनिस्ट आदमी, व्यक्ति जातिवादी विश्वास नहीं करता, लेकिन उसके अंदर कितना जातिवादी जहर है, वो ये बयान देता है। एक दिन मैंने देखा वो बयान दे रहा था कि हम स्वर्ण लोग। भाई स्वर्ण का मतलब क्या था? स्वर्ण का मतलब होता है कि मतलब अच्छा वर्ण, इसका मतलब आप किसी को बुरा वर्ण मान रहे हो। अगर आप अपने को ऊंची जाति मान रहे हो तो इसका मतलब आप किसी को नीची जाति मान रहे हैं। तो ये जातिवादी सोच है, ये असंवैधानिक वर्ड है, बिल्कुल। तो ये अनपढ़ों का वर्ड है। भाई भारत का संविधान के अनुसार या तो आप शेड्यूल कास्ट हो, या आप ओबीसी हो, या आप शेड्यूल ट्राइब हो, या आप जनरल कैटेगरी हो। ऊंची जाति नामक कोई शब्द होता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने को ऊंची जाति का बोल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि उससे घटिया सोच का आदमी और उससे ज्यादा जातिवादी मानसिकता का आदमी, इवन देशद्रोही मानसिकता का आदमी कोई नहीं है जो अपने को, किसी को भी, अपने को या किसी को भी ऊंची जाति का बोल रहा है। ऊंची जाति बोलना ही असंवैधानिक शब्द है। एक बात वो क्लियर है उस पर। दूसरी बात कि भाई कई लोगों को आना है कि आपकी निचली श्रेणी हो जाएगी। भाई दो तरीके होते हैं देश में। एक बंदा मेरे को मिला, वो कह रहा है कि भाई हम तो अपर कास्ट हैं, ठीक है, आप हमें नीचे की श्रेणी में ला रहे हो। तो मैंने कहा भाई तू जब फॉर्म भरते हो तो उसमें क्या लिखते हो, कहाँ टिक करते हो? कह रहे जनरल कैटेगरी।
तो मैंने कहा भाई जनरल कैटेगरी की जो हिंदी और इंग्लिश अपर कास्ट तो बिल्कुल नहीं होती, ऊंची जाति तो बिल्कुल नहीं होती। जनरल कैटेगरी का मतलब है कि इस व्यक्ति को इस राज्य में कोई अधिकार नहीं है। भाई सबसे पहले जो अधिकार मिलेगा वो किसको मिलेगा? जो ट्राइब को। मतलब ये माना जाता है इस राज्य की जो मूल निवासी हैं, इस राज्य पे जो अधिकार है संसाधनों पे, जल जंगल जमीन पे, वो ट्राइब का है। तो वो शेड्यूल ट्राइब होते हैं। जैसे उत्तराखंड में थारो, बॉक्सा, जौनसारी राज्य, ये यहाँ के मूल निवासी है सरकार की नजरों में ऑन डॉक्यूमेंट, और यहाँ का कुछ कुछ उनको अधिकार मिले हुए हैं। दूसरा वो समुदाय आता है जो शेड्यूल कास्ट है, जिन लोगों से अतीत में भेदभाव हुआ है, जातिगत भेदभाव हुआ है। तीसरा वो लोग होते हैं जो कि जिनको मतलब बहुत पिछड़े रह गए, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए, तो उनको ओबीसी का दर्जा मिल गया। चौथे वो लोग होते हैं जनरल कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी में अक्सर राज्य के वो लोग होते हैं जो या तो बाहर से आ रखे हैं, या फिर वो लोग हैं जो अतीत में बहुत अमीर रहे हो। भाई जैसे कि यूपी में जाओ तो यूपी में जितने भी अधिकतर लोग जनरल कैटेगरी के हैं वो लोग हैं जिनकी बहुत सारी जमीनें रही हैं। मतलब वो इतनी उनके पास जमीनें थी कि लोग जो वहां खेती करते थे, मतलब वो नौकरों को या मजदूरों से खेती करवाते थे अपने इलाकों घरों, मतलब खेतों में, या फिर अपने घरों में नौकर रखते थे। अब ये बताओ पहाड़ में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, आज से अगर 10 साल 20 साल 50 साल पहले की बात करें, ऐसा कौन सा आदमी जिसके पास इतने खेत थे कि वो दूसरे मजदूरों से खेती करवाता था? ऐसा कौन सा आदमी जिसके घरों में नौकर थे? इतना तो मेरे कोई नहीं था। तो हम जो जनरल कैटेगरी जिसके बारे में बोला जाता है उस टाइप का तो कोई हमारे यहाँ नहीं था ना। दूसरी बात, बाहर का जो व्यक्ति है वो अधिकतर जनरल कैटेगरी में आता है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति ट्राइब, जैसे मान लो मीणा समुदाय है, वो ट्राइब है राजस्थान का। अब अगर वो उत्तराखंड में गया है मान लो, तो वो भारत उत्तराखंड में जब फॉर्म भरेगा तो वो जनरल कैटेगरी में टिक करेगा। तो अधिकतर जनरल कैटेगरी वो लोग होते हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं या फिर उनके अतीत में बहुत अमीर रहे होते हैं, ये जनरल कैटेगरी में अधिकतर लोग आते हैं। तो हमारा जो पैमाना है वो, मतलब अगर हम अपने को जीवन शैली को देखें तो हम तो वैसे भी जनरल कैटेगरी में उस हिसाब से नहीं आते हैं। इवन जो हमारी मांग भी कर रहे हैं, जगह जगह मांग उठती है कि भाई गढ़वाली कुमाऊनी उत्तराखंड के मूल निवासी है। तो भाई मूल निवासी अगर आप हो तो आप कहने थोड़ा मूल निवासी बन जाओगे। हम कहते हैं हम पहाड़ के मूल निवासी हैं, लेकिन सरकार के डॉक्यूमेंट में जिसको मूल निवासी माना गया है उत्तराखंड सरकार के, भारत सरकार में, वो खाली थारो, बॉक्सा, जौनसारी, भोटिया समुदाय है, राज्य समुदाय, बस। दूसरा वो अब किसको मूल निवासी मानने वाले हैं उत्तराखंड में? आपके नेपाली समुदाय को। दूसरा जो वन गुज्जर समुदाय, तो जो मुस्लिम समुदाय है, उनको ट्राइब का दर्जा मिलने वाला है। और 1971 में जो बंगाली समुदाय है उनको रिजर्वेशन मिलने वाला है, तो उन लोगों को मूल निवासी माना जाएगा। गढ़वाली कुमाऊनी भले ही अपने को मूल निवासी मान ले, लेकिन सरकार ना तो उनको मूल निवासी मानती है, ना ही मूल निवासी को कोई दर्जा देने वाली है। तो अब आप सोचिए ना कि भाई आपके कहने से देश नहीं चलेगा ना, देश तो संविधान के अनुसार चलेगा। देश जो चलता है वो कानून के अनुसार चलता है। आपके मेरे सोचने से कुछ नहीं चलता, जो कानून कहेगा वो माना जाएगा। तो हो सकता है कि 10 साल बाद 10 साल बाद ऐसा हो कि जो 1971 बंगाली समुदाय पूरे पाकिस्तान से जो लोग आए थे वो यहाँ के मूल निवासी हो, और आप बाहरी कहलाओ, गढ़वाली कुमाऊनी लोग बाहरी कहलाएं, तो वो तो होने ही वाला है अगले 5-10 सालों में। तो सवाल तो गंभीर है। अच्छा चलिए एक बार को मान लेते हैं कि उत्तराखंड के लोगों को ट्राइब स्टेटस मिल गया या जंगल और जमीन पे अधिकार वापस मिल गया, तो इस चीज की कितनी गारंटी है कि वो उस चीज का दुरुपयोग नहीं करेंगे? मतलब जी, ये ना कई बार सरकारों से ये सवाल आता है। हमेशा जो अधिकारी होगा, जो सबसे भ्रष्ट अधिकारी होगा, सबसे भ्रष्ट नेता होगा, वो ये कहता है अगर जनता को अधिकार मिल गया तो जनता तो इसको लूट लेगी। और ये कौन बात कह रहा है? भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता ही कह रहा है। भाई सीधी सी बात है, कोई भी चीज आप बनाओगे तो आप अतीत देखोगे, अतीत क्या रहा है। भाई किसी बंदे को आप नौकरी में रखते हो तो अगर उसका अतीत ईमानदारी का रहा है तो उसे आप नौकरी में रखोगे ना। उसका अतीत अगर बेईमानी का रहा है तो उसे नौकरी में नहीं रखोगे ना। तो अतीत देखा जाता है, अतीत में क्या अनुभव रहा है। पूरे देश में बड़ी हैरानी की बात आपको लगेगी, जिन जिन क्षेत्रों में अधिकार ट्राइब को मिले हैं वहां जंगल सुरक्षित हैं। जैसे आप सिक्किम चले जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, आप नागालैंड चले जाइए, इवन झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, गुजरात के, राजस्थान के वो इलाके आप देख लीजिए जहां पे आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग रहते हैं। और जहां पर सरकार के पास अधिकार थे, उधर देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए। तो जहां जहां सरकार के पास अधिकार थे, और सरकार क्या है भाई, नेता और अधिकारी तो सरकार है। तो जहां पे अधिकार नेताओं के पास रहे, अधिकारियों के पास रहे, वहां जंगल खत्म हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए या कम हो गए।
और जहां अधिकार स्थानीय लोगों के पास रहे वहां जंगल सुरक्षित। तो ये जीता जागता सबूत है। इवन मैं एक और बड़ा मजेदार उदाहरण बताता हूँ। 1972 तक जंगल उत्तराखंडियों के पास थे, तो उधर जंगलों में आग, छोटी मोटी घटनाएं आग की होती थी और लोग उसे बचा लेते थे। आज कितनी घटनाएं जंगल में आग की लग रही, आग की हो रही है, कितनी आग लग रही, काफी है, और कोई उसे बचाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अधिकार है वो वन विभाग के पास है और पहाड़ियों के पास कोई अधिकार नहीं है। तो अब अगर आग लगेगी तो उसे वन विभाग बुझाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका तो कमाई का साधन है। लेकिन जंगल हमारे पूर्वजों के जंगल है, हमारे देवताओं के जंगल है। हमें जितना मोहब्बत है उस जंगलों से, उतना वन अधिकारी को थोड़ी ना होगी। भाई वन अधिकारी जो है या नेता है, वो पैसा कमाने के लिए कुर्सी में बैठा है, वो उनसे मोहब्बत नहीं करता उन जंगलों से। तो जंगलों को वही बचा पाएगा जो उनसे मोहब्बत करता है। भाई एक बच्चा है, उसकी जो देखभाल है उसकी मां कर सकती है, सगी मां कर सकती है या सरकार कर सकती है, या एक की कोई बूढ़ी मां है उसकी देखभाल उसका सगा बेटा कर सकता है या सरकार कर सकती है। अगर बूढ़ी मां की सरकार देखभाल करती है तो अनाथ आश्रम में कितनी बुरी हालत होती है। तो उसी तरीके से हमारे जंगलों को, जो हमारे जंगल थे, हमारे पूर्वजों के जंगल थे, उसको सरकार ने वन विभाग को देके एक तरीके से अनाथ आश्रम में भर्ती कर दिया उसे, मतलब छीन के। तो अगर हमारे जंगलों को आप सरकार अनाथ आश्रम में डाल देगी, वन विभाग के बाद डाल देगी, तो वही दुर्गति होनी है जो हो रही है। हर साल सैकड़ों एकड़ जो जंगल है वो जल जाते हैं और वन विभाग कहता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं? आप दलाली कर रहे हो। आप उत्तराखंड वन विभाग में दावे के साथ कह रहा हूं, वन विभाग जंगल की लकड़ी ले आके बेचता है और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए आग लगाता है। आग में जो बचे कुचे पेड़ होते हैं उसको फिर बेचता है। और ये जो आग है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वन विभाग उत्तराखंड सरकार का नेता अधिकारी खुद ही आग लगाते हैं, जानबूझ के आग लगाते हैं ताकि जंगल से कमाई कर सके। अच्छा, अगला सवाल यहाँ पर ये आता है कि उत्तराखंड के लोगों को क्या सच में आर्थिक रूप से पिछड़ा मानना सही होगा? बल्कि उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे कई जो लोग हैं वो अच्छे पदों पर है, कईयों के देहरादून में मकान है, कई लोग दिल्ली में रहते हैं। तो ऐसे में इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड के लोग तो बड़े तरक्की कर गए हैं, वो देखो अजीत डोभाल, हाँ जी, या फिर बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ, या फिर विपिन रावत के नाम बात करते हैं। तो भाई 1995 तक उत्तराखंड के लोगों को 6% आरक्षण मिलता था शिक्षा में, 3% आरक्षण मिलता था सरकारी नौकरियों में। और उस समय ये तब मिलता था जब उत्तराखंड पहाड़ियों की जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 2% थी, लेकिन सरकारी में नौकरी में आरक्षण 3% था और शिक्षा में 6% था। तो ये लोग तब के पढ़े लिखे हैं, क्योंकि 95 से पहले के पढ़े लिखे हैं, अब तो पढ़े लिखे नहीं है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उस वहां तक पहुंच गया। तो भाई योगी आदित्यनाथ पहाड़ छोड़ के मठ में चले गए थे, और वो जो भी बने वो मठ की, जो मठ है वहां की शिक्षा दीक्षा की, उसकी वजह से बने। उसके बनने में पहाड़ के किस पॉलिसी का योगदान रहा? या धोनी को बोलते हैं, भाई धोनी जो पैदा हुआ रांची में हुआ है, धोनी जो भी बना वो रांची गवर्नमेंट की वजह से बना, या जो भी जहाँ पे वो रहते थे वहां की वजह से बना। उसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का क्या लेना देना, उत्तराखंड सरकार का क्या लेना देना? उत्तराखंड सरकार का लेना देना तो ये है कि हमारे जो बच्चे आज बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे के आजकल शादियां लड़कियां नहीं मिल रही, तो ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है। अब दूसरी बात ये आती है कि एक्चुअल में जो मुझे कई बार लगता है कि उत्तराखंड का आदमी थोड़ा सा, भाई सुंदर तो होता ही है, हमारे जो बच्चे हैं वो सुंदर तो होते ही हैं, तो वो बेचारे होटल में बर्तन ही मांजेंगे, लेकिन जब होटल से बाहर आएंगे तो उनको मतलब कपड़े वपड़े पहनते तो अच्छा तो लगता है, तो हमें एक भ्रम हो जाता है कि हमारे लोग बहुत अमीर हैं ना, वो थोड़ा सा है हमारे साथ। लेकिन अभी भी आप डाटा देखोगे, भाई डाटा तो झूठ नहीं बोलता। आप प्रति व्यक्ति आय उठाइए रुद्रप्रयाग की, रुद्रप्रयाग में प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपये महीना है। अब देखिए शहरों में जो बंदा भीख मांगता है उसकी भी जो आय है कम से कम 12,000 रुपये महीना होती है। पहाड़ में आप जाइए, पहाड़ के गांव में अभी भी लोग मनरेगा में नौकरी करते हैं। मनरेगा में कितने दिन के, यहाँ लोग मजदूर करता है ना, जो मिट्टी उठाता है, उसकी तनख्वाह 700 रुपये होती है पर डे की, और मनरेगा की मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन 150 से 250 रुपए के बीच में ही प्रति व्यक्ति मतलब पर डे का मिलता है। तो हमारे बहुत सा उत्तर गांव में जाइए, कितने लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, कितने लोग बीपीएल कार्ड है। बीपीएल कार्ड तो सबसे जो गरीब है, जो व्यक्ति की सालाना इनकम 60,000 से कम है, महीने में 5,000 से कम कमा रहा है, उसका बीपीएल कार्ड बनता है। कितने ही लोग बीपीएल कार्ड के हैं। और दूसरा ये देखिए ना कि पहाड़ की लगभग पिछले 25-30 सालों में
60% से ज्यादा आबादी पलायन कर चुकी है, मजबूरी के कारण, भुखमरी के कारण, गरीबी के कारण। अब इससे ज्यादा गरीबी आप क्या लोगे भाई? इवन आपको आप यकीन, बड़ा दुख होगा जानते हुए कि दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं, मतलब इवन कि जहाँ पे घरों में जो झाड़ू पोछा करती हैं जो महिलाएं, उसमें अधिकतर पहाड़ी पहाड़ी महिलाएं। जी हाँ। इवन बड़ी हैरानी की बात होगी, मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, उधर खेत है, जो दिल्ली के गांव वाले उनके खेत होते हैं, उनके खेत में जो फसल कटती है, उसको फसल हाँ, काटने हाँ। वाली 50% महिला पहाड़ी होती पहाड़ी है। होती है, जी अभी हाँ। देखिए कितनी मजबूरी है कि अपना गांव, अपना घर, अपना खुद का खेत छोड़ के दिल्ली आए हैं, और दिल्ली हम दूसरे के खेत में खेती कर रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है। और हमारे नेता बोल रहे हैं हम संपन्न हो गए हैं। भाई कहां से संपन्न हो गए हैं? आप दिल्ली में कभी आइए, जितने दिल्ली में जो जाट और गुजर समुदाय है, उनको ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। और जो जो उत्तराखंडी अपने को कहता है कि मैं बहुत संपन्न हो चुका हूं, तो वो अपने पूरे गांव की जितनी जमीन है उसके पास, पूरे गांव की जितनी तनख्वाह है, जितनी भी संपत्ति है, धन संपत्ति, वो जोड़ ले, और उन सब पूरे गांव की जो संपत्ति है या जो जमीन है, वो मिला के दिल्ली में जो जाट है या गुजर है, उसके एक व्यक्ति के बराबर नहीं है। तो कहाँ, किसको हम संपन्न मान रहे हैं भाई? आप हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जाइए, लाहौल स्पीति में आपको 25,000 से ज्यादा प्रति व्यक्ति आए हैं। तो वो सक्षम है या हम सक्षम है? इवन आप लद्दाख जाइए, लद्दाख में सोनम वांगचुक ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, आप सिक्किम चले जाइए, सिक्किम से अपनी तुलना कीजिए, सिक्किम वाले कितने आगे पहुंच गए हैं। हम किससे तुलना कर रहे हैं? हम ये झूठे भ्रम में क्यों रखे हुए हैं अपने को कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत तरक्की करिए? ये झूठ का पर्दा कभी तो गुजरे हटेगा ना। हम किसको धोखा दे रहे हैं? 1% लोगों ने अगर तरक्की कर ली है तो उससे आप तरक्की कहते हो? 1% जो लोग हैं, वही उन लोगों का सब संसाधन में कब्जा है, मीडिया में उनका कब्जा है, अखबारों में उनका कब्जा है, नेता वो हैं, अधिकारी वो हैं, और वो ये झूठा भ्रम जनता को फैलाए हुए कि हम बहुत तरक्की कर गए। अगर बहुत ही तरक्की कर गए हैं तो हमारी जो बच्ची थी अंकिता भंडारी, जिसकी हत्या हुई, अब आप सोचिए कि लोग कहते हैं कि उसकी जो हत्या थी पुलकित आर्यन ने करी है, लेकिन मैं कहता हूं पुलकित आर्यन ने तो की है, लेकिन उसकी उसकी जो हत्या में जो साजिश है, प्रशासन ने भी करी, सरकार ने भी करी। कैसे? एक बच्ची जो 12वीं पास थी, जिसके 75% मार्क्स साइंस में आए, तो अगर उसे ट्राइब स्टेटस होता तो वो कॉलेज में एडमिशन लेती, पढ़ाई कर रही होती, एजुकेशन ले रही होती, कहीं डॉक्टर बनती, कहीं इंजीनियर बनती। लेकिन 12वीं में 75% आने के बावजूद, गांव जैसे गांव में, इतने पिछड़े इलाकों में रहने के बावजूद उसने साइंस से 75% से ज्यादा, 73 से 80% मार्क्स लाए, और उसको मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण एक रिजॉर्ट में नौकरी करनी पड़ रही है 18-19 साल की बच्ची को। अब इससे ज्यादा गरीबी क्या लोगे? अब इससे ज्यादा गरीबी क्या क्या आप ले लोगे? आप क्या चाहते हो कि उत्तराखंडी जब बिल्कुल भीख मांगने लग जाए रोडों में, या बिल्कुल बेबस हो जाए, बिल्कुल मजदूरी करने लग जाए सड़कों में, मिट्टी ढोना, सर में उठाना, मतलब सारे जो वैसे काम है मजदूरों वाले, वो हम करने लगे, तब आप मानोगे कि हम गरीब हो चुके हैं? मतलब आप कह रहे हो कि आदमी जब तक वो खास रहा हुआ है ठीक है, जब बिल्कुल कैंसर की लास्ट स्टेज आएगी तब आप जागोगे क्या? तो ये भ्रम है नेताओं के द्वारा फैलाया हुआ कि हम बहुत सक्षम हैं। आप और समुदाय से अपनी तुलना कीजिए, जाटों से कीजिए, गुजरों से कीजिए, आप मीणा समुदाय से कीजिए, आप हिमालय के और राज्यों से अपनी तुलना कीजिए, वहां कितनी प्रति व्यक्ति आया है, वो कितने आगे पहुंच गए। इसके बाद एक सवाल है, अभी थोड़ा माहौल गर्म हो गया है तो थोड़ा सही करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इसके बाद कि 2027 के जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, तो उसमें हमको किसको सपोर्ट करना चाहिए ज्यादा? एक तरफ है राष्ट्रीय दल, दूसरी तरफ है निर्दल, तो आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत सारे लोगों ने हमें से ये पूछा कि आप क्या कहते हैं कि हमें जो राष्ट्रीय दल है उनको सपोर्ट करना चाहिए या निर्दल को सपोर्ट करना चाहिए? मेरा कहना है कि हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए जो आपकी बात रख रहा है। भाई मान लो हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, या मान लो आपका पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, या प्रेमचंद अग्रवाल पुष्कर वो मंत्री बने, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई रावत प्रधान बनेगा, रावत मुख्यमंत्री बनेगा, रावत आपका विधायक बनेगा, या पासवान आपका विधायक बनेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई वो पासवान भी आपको लूट रहा है, रावत भी आपको लूट रहा है। तो हम कई बार क्या करते हैं, पूरी लड़ाई इस बात पे साबित कर देते हैं कि पहाड़ी विधायक होना चाहिए। भाई पहाड़ी विधायक भी तो आपको लूट ही रहा है। तो हमें किसको जिताना है?
हमें सीधी बात है, हमें उसको जिताना है जो पहाड़ की बात कर रहा है, जो पहाड़ में 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस लाने की बात कर रहा है। पहाड़ का वो नेता, चाहे किसी भी पार्टी में हो, कहीं भी निर्दलीय हो, जो 5th शेड्यूल का समर्थन करता है वो हमारा दोस्त है। वो किसी भी जाति धर्म क्षेत्र का हो, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन कोई नेता अगर 5th शेड्यूल का समर्थन नहीं करता, ट्राइब स्टेटस का समर्थन नहीं करता, तो वो उत्तराखंड का गद्दार है। और उससे हमें उतनी ही नफरत है जितने कि किसी एक गद्दार से होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई हमारे पुरखों के जो जंगल है, नदी जंगल जमीन, जल जंगल जमीन वापस दिलाने में हमारे साथ नहीं खड़ा, तो वो हमारे लिए गद्दार है। हमारी उनसे उतनी ही नफरत है जितनी किसी भी गद्दार से करनी चाहिए। क्लियर है। हमारा समर्थन, कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन, वो इस बात पे तय है कि वो 5th शेड्यूल का समर्थन करता है या नहीं करता। सीधी सी बात है। अब मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अभी मोदी सरकार जो जाति जनगणना कर रही है या करने वाली है, तो उसका फायदा उत्तराखंड में किस तरह से होगा? मतलब देखिए, फायदा तो कैसे होगा वो तो खैर मैं नहीं जानता, वो तो खैर आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन दो चीज क्लियर है कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना कर रही है, उसको अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी हो या अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें हो, राज्य पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, पूरे देश की लगभग सारी राष्ट्रीय पार्टियां, सारी क्षेत्रीय पार्टी जातिगत जनगणना के समर्थन में है। तो देश की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। जातिगत जनगणना होनी ही होनी है। अब उससे दो चीजें होनी है जो पूरे देश में होनी है और उत्तराखंड में भी होगी। उत्तराखंड भी देश का हिस्सा है। पहली बात, जो एससी रिजर्वेशन है, ओबीसी रिजर्वेशन है और जो ट्राइब रिजर्वेशन है, वो लगभग 70% के आसपास हो जाएगा। वो शिक्षा में भी होगा, वो नौकरी में भी होगा, सरकारी नौकरी में भी होगा। और साथ ही साथ जो आपके निगम या पंचायत के चुनाव होते हैं, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं, वहां पर भी जैसे एससी और एसटी रिजर्वेशन होता है, वो ओबीसी रिजर्वेशन भी होगा। तो 70 सीटें एससी, एसटी और ओबीसी की रिजर्व हो जाएंगी। वो होना ही होना है, उसको कोई देश की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो सर, मूल निवास 1950 की अगर हम बात करें और अगर हम आपके आंदोलन की बात करें, जो अभी हम 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे में किस तरह से अलग है? देखिए, मूल निवास 1950 का जो आंदोलन है, वो अल्टीमेटली उसका जो सॉल्यूशन है वो ट्राइब स्टेटस ही है। वो इसलिए ट्राइब स्टेटस है क्योंकि पूरे देश में 145 करोड़ के 140 करोड़ के आसपास लोग हैं। एक व्यक्ति बता दीजिए जो सामान्य श्रेणी का और जनरल कैटेगरी का हो और उसे मूल निवास 1950 मिला हो। वो होता ही नहीं है। सामान्य श्रेणी को मूल निवास 1950 मिलता ही नहीं है। तो जितने भी युवा मूल निवास 1950 की मांग कर रहे हैं, तो वो तभी पूरी होगी जब वो सामान्य श्रेणी से ट्राइब स्टेटस में आएंगे, जनरल कैटेगरी से ट्राइब स्टेटस में आएंगे। और कोई तरीका ही नहीं है। तो जब तरीका ही नहीं है तो आपको ट्राइब स्टेटस की मांग करनी पड़ेगी मूल निवास 1950 के लिए। तो इसलिए ये दोनों अलग नहीं है, एक ही बात है। बस ये है कि कुछ जो युवा हैं वो मूल निवास 1950 का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो उनको अगर देखा जाए, जो भी आप मांग कर रहे हो, भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी समुदाय, जो उत्तराखंड समुदाय है, कोई भी समुदाय है, उसके चाह लेने से कुछ नहीं होता, या मेरे आपके चाहने से कुछ थोड़ी ना होता है। भाई जो भी आप मांग कर रहे हो वो देश के संविधान के अनुसार होनी चाहिए। वो देश में ऐसा कोई कानून होना चाहिए। भाई आप कोई दवाई मांगने गए हो, किसी केमिस्ट में दवाई मांग रहे हो, तो आप वही दवाई तो मांगोगे जो उस केमिस्ट के पास होगी, या जो दवाई दुनिया में कभी बनी होगी। मान लो कोई ऐसी दवाई है दुनिया में कभी बनी नहीं है और आप कह रहे हो मुझे वो दवाई दे दो, वो कैसे देगा बंदा? या कोई ऐसा कानून ही नहीं है। भाई मूल निवास 1950 जनरल कैटेगरी को देने का ऐसा कोई कानून ही देश में नहीं है। 140 करोड़ लोगों में से एक भी बंदे को मिला ही नहीं है वो, तो हमको कैसे मिल जाएगा? तो इसलिए हम सीधी सी बात बोले, हम गोल घुमा के चीजें क्यों बोलते हैं? भाई हमें अगर मूल निवास 1950 चाहिए तो हम सीधा बोले हमें ट्राइब स्टेटस चाहिए और मूल निवास 1950 मिलेगा। हम गोल घुमा के मतलब क्यों पूछते हैं? तो वही बात होगी कि जी कई बार जी कहते हैं जी आपको आप चाय पियेंगे, तो हम या तो हाँ बोले या ना बोले। हम बोले नहीं नहीं मन नहीं है, लेकिन फिर भी दे दोगे तो ठीक है। वो है ऐसा थोड़ा ना आता, जो है तो सीधा बोलो। ये घुमा फिरा के क्या बोलना? भाई जो भी संवैधानिक बात है, संवैधानिक अनुसार ही तो कुछ बोलोगे ना। तो मूल निवास 1950 के जो भी लोग युवा कर रहे हैं, तो उनको भी पता ही है ये बात कि भाई आप ट्राइब स्टेटस मांगे तभी मूल निवास 1950। एक बड़ा ही मजेदार सवाल है जो कि कई बार हमारे हंसी मजाक का किस्सा भी बनता है। हम भी कभी उसको मजाक उड़ाने के लिए किसी का बोलते हैं, तो वो ये है कि हम लोग कई बार सुनते हैं कि अरे हम तो राजस्थान से आए, हम तो गुजरात से आए। बीच में बहुत चला था, मेरी काफी दोस्त भी बोलती है कि अरे हम तो राजस्थानी है। तो मैं कहती थी अरे राजस्थान से आए तो तुम छोटे क्यों?
है ना, क्योंकि यूजुअली देखा जाए तो हमारी जो शक्लें हैं या फिर हमारी जो कदकाठी है वो मिलती है हिमालयन लोगों से। और राजस्थानी लोग अगर आप देखेंगे तो लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, और हम होते हैं थोड़े छोटे, गोरे, छोटी छोटी आंखें। तो किस तरह से मतलब हम लोग सच में क्या राजस्थान से आए हैं? हाँ, ये बड़ा मजेदार सवाल है, और मैं मतलब कई बार ये ऐसे लोग सवाल पूछते हैं और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि भाई पहले पहले की जो बातें थी बहुत इजी होती थी, किसी ने कुछ भी कह दिया, कुछ भी मान लिया। हाँ। क्योंकि अधिकतर लोग क्या होते थे, वो पहाड़ से बाहर कभी गए ही नहीं थे। भाई अब भाई बहुत सारे जो पहाड़ी है, आज से अगर 50 साल पहले देखो तो हो सकता है वो अपने कोई गढ़वाल का आदमी तो गढ़वाल से बाहर ही ना गया हो। बहुत कम लोग होते थे जो गढ़वाल से बाहर भी जा पाते थे। तो ये जो बातें थी, उल्टी सीधी बातें, ये चल जाती थी। लेकिन अब कोई बंदा मान लो दिल्ली आया है, तो वो देख रहा है कि राजस्थान के जो व्यक्ति होता है उसकी कदकाठी कैसे होती है, हिमालय के आदमी की कदकाठी कैसे होती है। तो मतलब डीएनए, भाई डीएनए नाम की भी कोई चीज होती है, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे जो पूर्वज राजस्थानी हो या गुजराती हो वो। देखो होता क्या है कि बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि पूरे देश में अगर आप राजपूत लोग देखें तो राजपूत राजस्थान के ही होते हैं। और राजस्थान में राजपूतों की आबादी लगभग 50 लाख के आसपास है, कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। और पूरे देश में 10 करोड़ लोग ये दावा करते हैं कि हम राजस्थान से आए हुए राजपूत हैं। तो कैसे संभव है? भाई राजपूतों के बाद और कोई काम नहीं था क्या? तो ये बड़ा मजेदार सवाल है, और ये हमेशा एक हीन भावना रही कुछ को लोगों के मन में। जैसे इवन आपको बड़ी हैरानी की बात होगी कि मराठा जो समुदाय है, बाला साहब ठाकरे से पहले मराठा समुदाय भी ये कहता था कि हम लोग राजस्थान के राजपूत हैं। और उनमें भी वही उल्टी सीधी कहानियां होती थी जो कहानी पहाड़ों में भी गलती है। वो क्या बोलते थे मराठा समुदाय कि दो भाई थे, वो मराठा में आए और वहां पे धीरे धीरे उनके वो उन्होंने यहीं बस गए, और फिर बाद में मराठा समुदाय वो हुआ। तो वो भी यही कहानी गढ़ते थे कि भाई मराठा जो लोग हैं वो राजपूत से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बाला साहब ठाकरे और बाकी सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने इतिहास को जानना शुरू करा और मराठा चेतना जागी, मतलब मराठा स्वाभिमान, मतलब मराठा शर्मिंदगी का नहीं, मराठा स्वाभिमान का प्रतीक बना। तब उन्होंने कहा नहीं भाई हम मराठी हैं, हमारा राजस्थान राजपूत से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है कि एक एक हीनता है हमारे अंदर, और ये हीनता किसने भरी है? ये नेताओं ने भरी है। ये देखा होगा, अभी आपने देखा होगा हमारे 3 मंत्रियों ने, मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल होगा, मंत्री सुबोध नियाल हो गया, मंत्री सौरभ बहुगुणा, उसने क्या बात बोली बड़े मंच में कि उत्तराखंड के लोग कोई सब बाहर बाहर के लोग आ रखे हैं, राजस्थान से, गुजरात से, बंगाल, बिहार से आ रखे हैं, ये सब ये बोला उन्होंने। ये क्यों बोला? ताकि हमें द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाया जा सके यहाँ पे। हमें जब हम जंगल जंगल जल जंगल जमीन की जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पुरखों के जंगल है ये, क्योंकि पहाड़ का 85% हिस्सा तो जंगल है। तो जब हमने जल जंगल जमीन के अधिकार की बात कर रहे हैं तो उसको काटने के लिए एक ही तर्क होता है कि भाई तुम तो खुद ही बाहर से आ रहे हो। तो जो बंदा बाहर से आ रखा है तो बेचारा क्या अधिकार की बात करेगा? तो मुझे कई बार लगता है कि उत्तराखंड का पहाड़ी आदमी भी ना इन नेताओं के बहकावे में आ गया और वो एक रिफ्यूजी की तरह जीता है हमारे, मतलब हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि यार हम तो खुद ही बाहर से आ रहे हैं, तो भाई जंगल के अधिकार हमसे छीन लेंगे, हम चुप बैठे रहे, क्योंकि हम ये दावा ही नहीं कर पाए कि हमारे पुरखों के जंगल है या हमारे पुरखों की नदी है, और इसलिए हम इधर उधर बेचारे घूम रहे। तो हमें ये दावे के साथ तो कहना पड़ेगा कि हम सैकड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों के जंगल है, ये हमारे पूर्वजों की नदियां हैं। और भाई पूरे हिमालय रीजन में आप जाओ तो ये जो समस्या है ये उत्तराखंड में ही है। ये आपको ये समस्या लाहौल स्पीति में नहीं नजर आएगी, ये समस्या सिक्किम में नजर नहीं आएगी, ये पहाड़ में ही जो हमारे नेताओं ने, कुछ कुछ बड़े अधिकारियों ने उल्टी सीधी डाल दी है, और ऐसा कोई तथ्य नहीं है इन बातों का। एक दिन बड़ा मजाक हुआ, एक बंदा ऐसी बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि हमारे पूरा रशिया से आ रखे हैं। तो कह रहा क्यों झूठ बोला, तेरी तो शक्ल रशिया से बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो मैंने कहा तेरी शक्ल कौन सा बंगालियों से, राजस्थान से मिलती है? तू कहता है कि मेरे पूरे राजस्थान से आ रखे। तो हमें अपने को अपनाना पड़ेगा। भाई हिमालय जहां पे वेद लिखे गए, जिस हिमालय में शिव का निवास है, जिस हिमालय में भगवान राम को जब ब्राह्मण हत्या का, भाई रावण को माना, रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण हत्या का दोष लगा तो राम जी को अपने पाप धोने के हिमालय आना पड़ा। जहां पे अपने भाइयों की हत्या करने के कारण पांडवों को अपने पाप धोने के लिए हिमालय आना पड़ा। जिस हिमालय से स्वर्ग में गए तो वहां रहने वाले लोग अपने को हीन समझ रहे। मतलब दुनिया पूरे भारत में आप जाओ तो सबसे पवित्र लोग हिमालय के माने जाते हैं। इवन एक व्यक्ति ने मेरे को बताई, एक बात बताई, वैसे कई लोगों ने मुझे बताया, कह रहे कि मैं साउथ में गया था कहीं, और साउथ में
ऐसी किसी दुकान से सामान खरीद रहा था, तो मैं सामान खरीद रहा था, तो ऐसी चर्चा हुई, तो उसने कहा कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने कहा कि मैं उत्तराखंड से हूँ। तो कह रहे थे दुकानदार ने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी को बोला कि खुद मेरे पैर छुए और अपनी पत्नी से मेरे पैर छुआ कि भाई ये देवभूमि के लोग हैं, केदार के रहने वाले लोग हैं। मतलब पूरे भारत में लोग सबसे पवित्र लोग, सबसे अच्छे लोग, सबसे पवित्र भूमि वो हिमालय को मानते हैं, और हम लोग कुछ नेता अधिकारियों के कहने पे हम उस हिमालय को हिम भावना मानते हैं, उस हिमालय को हिम भावना से देखते हैं। तो जो व्यक्ति अपने बाप को बाप कहने में जैसे शर्म आती है, वो क्या हिमालय की लड़ाई लड़ेगा, वो क्या जंगलों की लड़ाई लड़ेगा। भाई पहाड़ के नेताओं के पास कुछ चंद पैसे आ जाते हैं, किसी को अपना सुबोध नियाल को पासवान को जिताना था तो उसने अपने बाप बिहारी बना दिया। सौरभ बहुगुणा को अपनी जो वो सीट है, जिस सीट में चुनाव लड़ता है, जहाँ पे पूरी पाकिस्तान के लोग आ रहे थे, जो बंगाली समुदाय के लोग, वो बहुत संख्या में रहते हैं, तो उसने अपने बाप को बंगाली बना दिया। तो भाई वोट के चक्कर में, पैसों के चक्कर में तो पहाड़ी अपने बाप बदल दे, पहाड़ी नेता अपना बाप बदल देंगे। तो ऐसे लोगों की बात सुन के हम अपनी धारणा बनाएंगे तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो मुझे लगता है कि सत्य को पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये जो लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि उत्तराखंड के सारे लोग बाहर से आ रखे हैं, ठीक है, और वो बेकार की बात है, और इससे कुछ होने जाना है नहीं, और वो उनको ही पता है वो झूठ बोल रहे हैं। ये थे कुछ सवाल जो कि उत्तराखंड के युवाओं की तरफ से थे, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ निशांत जी का, जिन्होंने हमारे इन सभी सवालों का जवाब दिया और एक क्लियरिटी दी हमको, जो प्रश्न थे हमारे मनों के अंदर। और अगर आपका भी कुछ भी सवाल उत्तराखंड से जुड़ा हुआ या फिफ्थ शेड्यूल से जुड़ा हुआ कुछ भी सवाल हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखें या फिर हम तक पहुंचाएं, ताकि हम अगले पॉडकास्ट में उसको भी कवर कर सकें।